हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं उत्तराखंड टेट के लिए भाई प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। आज हम देखेंगे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए प्रैक्टिस सेशन रहेगा। सीडीपी पर हम बात करने वाले हैं, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र सीडीपी को आज हम लेकर आए हैं, जिसमें आज हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए डिस्कशन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी जो है रिवीजन के लिए काम करेंगे। जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी तक कवर करा दिए हैं उनकी प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। तो जो लोग भी नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, टेलीग्राम से कनेक्ट कर लो, क्वेश्चंस को देखो, समझ में आए तभी सब्सक्राइब करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी के लिए भी। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर लगातार उत्तराखंड टेट की प्रिपरेशन हो रही है। सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट मैं कवर अप करा रहा हूँ, सारी स्टडी मटेरियल मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, करा भी रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को, जिसमें बाल विकास के क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही होते हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना भाई। कमेंट ज़रूरी है सभी लोगों से भाई। मैं कमेंट के लिए बोलता हूं कि आप लोगों के कमेंट बहुत कम आते हैं भाई। इतने एफर्ट करने के बाद में आप लोगों को कमेंट्स तो एटलीस्ट कर सकते हैं ना, कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए या नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, आपको समझ में आया या नहीं आया। उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है कि कितना और हम मोटिवेट होते हैं कि कितना और अच्छा कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखा करो यार। सब्सक्राइब और शेयर बिना कहे कर दिया करो। जो लोग भी आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं उत्तराखंड टेट की सीडीपी के लिए, जो लोग पढ़ रहे हैं, तो वहाँ ये इन सेशंस को आप शेयर कर सकते हो। इतने से ही काफ़ी हेल्प हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है, बालक के प्रारंभिक काल का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है। तो देखो, मैंने हर एक लेवल से सीडीपी में क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, इसलिए पेपर 1 एंड पेपर 2 बोल रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन ईजी हैं पेपर 1 के रिस्पेक्ट में, कुछ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई है पेपर 2 के रिस्पेक्ट में। प्रीवियस जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको मेरे थ्योरी के जितने चैप्टर हैं, काफ़ी सारे चैप्टर करा दिए हैं भाई मैंने थ्योरी के आप लोगों के लिए ना। सीडीपी में अगर बात करें तो जो लोग भी कनेक्टेड हैं उन्हें पता होगा कि सीडीपी के काफ़ी सारे सेशंस हो चुके हैं। टेलीग्राम पर सारे सेशंस का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं आप लोग। प्लेलिस्ट में एक के बाद एक सारी चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी। तो यहाँ आंसर के लिए वापस आते हैं कि बालक के प्रारंभिक काल का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है। अनुवांशिकी होता है, वातावरण होता है, शिक्षा होता है, खेल होता है। तो देखो, ये हेरिडिटी वाले चैप्टर से लिया गया है। हेरिडिटी, आनुवांशिकता, तो ये कहाँ पर आते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास और वृद्धि वाला जो चैप्टर है हमारा, इसका अभी हमारा थ्योरी नोट्स रहते हैं अभी। विकास एवं वृद्धि, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, ये वाला चैप्टर अभी हम लोग समझने वाले हैं थ्योरी की फॉर्म में, नोट्स की फॉर्म में। कुछ डायग्राम्स के थ्रू आपको इजीली समझ में आ जाएगा। डायग्राम्स में क्यों इंक्लूड करता हूँ, जिससे कि आपके जो है ना सेंसेस, जितने भी प्रकार के आपके संवेद हैं वो खुल सकें। तो यहाँ जो राइट आंसर है, प्रारंभिक काल का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है बच्चे के लिए विकास का, ये होता है आनुवांशिकी, यानी कि हेरिडिटी की हेल्प से बच्चा जो है विकास करता है, डेवलपमेंट करता है इनिशियल एजेस में। जैसे बर्थ के टाइम पर और बर्थ से जो 2 साल तक का जो पीरियड है वो सेंसरी मोटर स्टेज है। तो इसमें स्टार्टिंग के जो कुछ मंथ्स होते हैं उसमें आनुवांशिकता के से ही हेल्प लेकर बच्चा जो है डेवलप करता है। ठीक है, वातावरण, शिक्षा, खेल, ये सब लेटर स्टेजेस हैं, बाद के चरण हैं। क्या पूछा है, प्रारंभिक विकास में पूछा है, इनिशियल स्टेजेस में कैसे डेवलपमेंट होगा वो। तो वो जो आनुवांशिकता होता है, जो हेरिडिटी होती है, जो माँ बाप से गुण धर्म मिलते हैं, गुण सूत्र मिलते हैं, उनकी मदद से जो है बच्चा विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 2, बालक का समाजीकरण सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है। तो समाजीकरण पे जो थ्योरी दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है भाई, वाइगॉस्की। तो ये देखो, यहाँ से हम रिवाइज कर सकते हैं। वाइगॉस्की, लेव वाइगॉस्की का जो सिद्धांत है वो किसी सोशो कल्चर थ्योरी का है। रिवीजन होता रहता है हमारा, इसलिए मैं आपको बताता रहता हूँ। तो आप अपना भी रिवाइज करते रहा करो। क्वेश्चन जरूर बताना कितने सही हुए हैं आप लोगों के। तो समाजीकरण का सबसे अधिक प्रभावित किससे होता है, माता पिता से, शिक्षक से, सहपाठी से, या फिर मीडिया से। क्या पूछा गया है यहाँ पर, समाजीकरण। तो देखो, बालक का जो समाजीकरण है सबसे पहले कौन करता है, जो उसके पेरेंट्स होते हैं। ध्यान देना यहाँ पर, जो पेरेंट्स हैं वही सबसे ज़्यादा बच्चे को प्रभावित करते हैं इनिशियल डेज में। ठीक है, जो समाजीकरण करते हैं वो माता पिता ही करते हैं। शिक्षक क्या है, लेटर ऑन स्टेज। ऐसा तो है नहीं कि भाई शिक्षक पैदा होते ही बच्चा जो है शिक्षक के पास चला जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। प्रारंभिक जो काल होता है बच्चे का वो माता पिता के संरक्षण में ही होता है। सहपाठी क्या है, ये लेटर स्टेजेस की बात की जा रही है भाई। ये जो जितने भी नीचे के ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ेगी तो उसके साथ में बच्चे का विकासात्मक जो पहलू हैं, शिक्षक की सहायता से बच्चा समाजीकरण सीखता है, सहपाठियों की मदद से सीखता है। मीडिया, एक नया सोशलाइजेशन करने का एक नया मोड आ गया है मीडिया, जैसे सोशल मीडिया जो आप देखते हो वो उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। तो बालक का समाजीकरण किससे सबसे अधिक प्रभावित होता है, माता पिता से। एट द एंड भाई देखो, बच्चे को कहाँ आना होता है, घर पे आना होता है अपने, और घर पे उसको क्या मिलेंगे, पेरेंटिंग मिलेंगी, माता पिता मिलेंगे।
ठीक है। तो माता पिता का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है बच्चे के डेवलपमेंट में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो ये थ्योरी मैं आपसे पूछ चुका हूँ, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन 3 बोलता है मैस्लो के प्रेरणा सिद्धांत में सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है। तो आपका रिवीजन होता जा रहा है भाई, जो टॉपिक्स मैंने आपसे पूछ लिए हैं। जो मैस्लो का हायरार्की ऑर्डर है, मैस्लो हायरार्की नीड्स का जो सिद्धांत है, उसमें मैंने आपको समझाया है। तो यहाँ पर पूछा गया सबसे ऊंचा स्तर कौन सा, हाईएस्ट लेवल पर जो हम पिरामिड देख रहे हैं उसमें मैंने टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और ये पूछ रहे हैं कि टीयर 5 जो होता है वो टीयर 5 किस चीज़ के लिए मोटिवेशन है, ये हमें बताना है। तो देखो एक कमेंट आया था मेरे पास में, उस कमेंट को अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि उस बच्चे ने कमेंट किया था, सर मैस्लो की हायरार्की नीड में केवल 5 लेवल्स होते हैं, यानी कि 5 चरण होते हैं। मैंने बताया था कि 6 भी होते हैं। तो बच्चे ने क्या किया है कि भाई ये जहाँ तक मैंने बोला कि 5 चरण होते हैं, उसने बस वहीं तक वीडियो देखी और फटाक से उसने कमेंट कर दिया। भाई मैंने वो चीज़ लास्ट में एक्सप्लेन करी है, टीयर 5 ही होते हैं, लेकिन एंड में लेटर ऑन स्टेजेस में जब इसको अपडेट किया गया, थोड़ा सा इसमें चेंजेस किए गए, तब वो ट्रांसकेंट वाला जो टीयर था, जिनके टीयर नंबर 6 था, वो ऐड हुआ था। लेकिन बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, मैक्सिमम हम 5 ही पढ़ते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक तो देखते नहीं हो, पहले ही तो आपने बीच में से ही देखा, वीडियो छोड़ दिया और वहीं कमेंट करके आप चले गए। तो वीडियोस को लास्ट तक देखा करो, चैप्टर को समझा करो, मैं क्या क्या चीज़ें बता रहा हूँ। वीडियो के एंड तक प्रोसेस चलता रहता है। इनिशियल स्टेज में देखकर अगर आप चले जाओगे और जज कर लोगे तो भाई वो तो सही नहीं है। आप पूरा देखो, तब आपको अगर कोई कमेंट होता है, डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो लास्ट वाला स्टेज क्या था, जिसमें जो है स्पिरिचुअलिटी, यानी कि किसकी बात की गई थी, पूजा पाठ की बात की गई थी। भाई भगवान से मिलने के लिए जो स्पिरिचुअलिटी करता है व्यक्ति, उसकी बात की गई थी लास्ट वाले चरण में, है ना। टीयर 5 कौन सा है, सुरक्षा का आवश्यकता है, आत्मसम्मान की आवश्यकता है, आत्म साक्षात्कार है, या फिर सामाजिक संबंध है। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास, आत्म साक्षात्कार जो होता है वो टीयर 5 पर आता है। ठीक है, टीयर 5 पर आता है। सुरक्षा की आवश्यकता कौन से टीयर पर आता है भाई, सुरक्षा की आवश्यकता आता है हमारे पास टीयर नंबर 2 पर। ठीक है, सामाजिक संबंध, सोशल संबंध कब आता है भाई, ये टीयर 3 पर आता है। लव एंड बिलोंगिंगनेस में जो आ जाता है, टीयर 3 में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सारे टीयर को एक्सप्लेन किया है। तो 5वां टीयर हमारा कौन सा, आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार से भी ऊपर जब व्यक्ति जो है जितने भी ये मोह माया है इससे ऊपर उठकर स्पिरिचुअलिटी में चला जाता है ना, तो वहाँ जब अध्ययन करता है, वहाँ जो चीज़ें सीखता है, वहाँ जो मन लगाता है, वो है हमारा टीयर 6। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में, 6 नहीं क्वेश्चन नंबर 4 आया हमारे पास। सीखने के सिद्धांत में प्रशिक्षण किस प्रकार का होता है। प्रशिक्षण आपको बताना है कि किस प्रकार का होता है सीखने के सिद्धांत में, सकारात्मक, नकारात्मक, निष्क्रिय या तटस्थ, यानी कि स्टेबल, बिल्कुल फिक्स्ड। तो प्रशिक्षण के बारे में पूछा गया है किस प्रकार का होगा भाई, तो राइट आंसर है यहाँ पर सीखने के सिद्धांत में प्रशिक्षण जो है सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव होगा भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे हम 5, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। मैंने अभी आपको रिसेंटली ये थ्योरी चैप्टर कराया। एक बच्चा बोल रहा था कि भाई साथ साथ में आप नेक्स्ट सेशन में आप क्वेश्चंस को रिपीट कर दो, यानी कि जो थ्योरी चैप्टर किया है उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है सेशन में पूछो। तो वही मैंने यहाँ पर किया है, कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए हैं जो मैंने अभी टॉपिक्स पढ़ाए हैं। तो यहाँ पर ब्लूम टैक्सोनॉमी में विश्लेषण किस स्तर पर आता है, विश्लेषण बोले तो एनालिसिस जिसको बोलते हैं, इंग्लिश वाले को लिए मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता हूँ, एनालिसिस किस स्तर पर आता है। अब आप लोगों ने अगर थ्योरी चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो इजीली आंसर कर दोगे। ऑप्शन ए बोलता है स्मृति, समझ, विश्लेषण या फिर अनुप्रयोग। तो यहाँ तो आंसर साफ साफ रखा है, किस स्तर पर आता है वो पूछा गया था यहाँ पर, यानी कि देखो ऑप्शन थोड़े से अलग कर दिए हैं। स्तर कौन कौन से हैं, ये हमारे पास पिरामिड है, तो यहाँ पर कौन से लेवल पर आता है भाई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लेवल, 5 लेवल बने हुए हैं इसमें भी। तो सबसे पहले क्या आता है यहाँ पर, रिमेंबरिंग करना आता है ना, याद करना। उसके बाद क्या आता है, अंडरस्टैंडिंग। थर्ड हमारे पास क्या आता है, एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग। फोर्थ हमारे पास क्या आता है, एनालिसिस। तो ये कौन से स्तर पर आता है, फोर्थ, टीयर 4 पर आता है, ये टीयर 4 पर आता है, ये यहाँ पर होना चाहिए था। तो विश्लेषण यानी कि किसी चीज़ को तोड़ कर देखना, है ना। उसके बाद एनालिसिस के बाद क्या आता है, सिंथेसिस, और लास्ट में सबसे क्या आता है भाई, इवैल्यूएशन आता है। तो ये ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी थी, और ब्लूम्स की 2 टैक्सोनॉमी मैंने बताई थी। ब्लूम्स की रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी भी बताई थी भाई, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है रिवाइज से। रिवाइज में ऊपर क्या हो रहा था, क्रिएट, जो सबसे लास्ट वाला जो चरण था उसमें क्या था, क्रिएट, निर्माण करना। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का उच्चतम स्तर है? तो देखो मैं अभी आपको समझा ही रहा था और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मूल्यांकन है, संश्लेषण है, अनुप्रयोग है या फिर स्मृति है? तो देखो सारी चीज़ें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी थी, इजीली आंसर कर सकते हो। तो सबसे ऊंचा चरण कौन सा है? मूल्यांकन है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, है ना, सबसे ऊपर यहाँ इस लेवल पर, यानी कि टीयर 6 पर जो आता है, टीयर 6 पर आपके पास क्या आता है यहाँ पर? मूल्यांकन आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इवैल्यूएशन बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? अगर हमें यहाँ पर पूछा जाता है रिवाइज्ड मतलब जो अपडेट हुई है, अपडेट करके जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आई है उसमें सबसे उच्चतम स्तर पूछा जाता तो कौन सा आता भाई? क्रिएट करना, यानी कि निर्माण करना किसी चीज़ का, ठीक है। जो मूल्यांकन है वो नीचे रह जाता है और उससे ऊपर क्या आ जाता है? क्रिएट करना आ जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। काफ़ी यहाँ पर क्वेश्चन जो है कन्फ्यूजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए, फिर आप कहोगे कि सर क्वेश्चन आपने गलत बताया था। गलत नहीं बताया, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। आपसे पूछा जा रहा है ब्लूम टैक्सोनॉमी का कौन सा उच्चतम स्तर है, तो आप मूल्यांकन बोलेंगे। यहाँ पर अगर पूछ लिया कि रिवाइज्ड यानी कि जो दोहराया गया है, दोबारा से जो अपडेट हुआ है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि नया ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो नई ब्लूम टैक्सोनॉमी दी गई है उसमें उच्चतम स्तर कौन सा है, तो वहाँ आप बोलोगे निर्माण करना, यानी कि क्रिएट करना। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन 7 बोलता है मानसिक विकलांगता वाले बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण तरीका सबसे उपयुक्त है? भाई ये डिसेबिलिटी का क्वेश्चन है, कई बार बता चुका हूँ, प्रीवियस ईयर के थ्रू से भी मैं आपको बता रहा हूँ कि डिसेबिलिटी जरूर पूछा जाएगा आपके यूटेट एग्जाम में। समावेशी शिक्षा, इन चीज़ों पर जोर दें भाई। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं यूटेट के लिए, ठीक है, तो उसमें मैं आपको टॉपिक लगातार बता रहा हूँ बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में। अगर आप लोग मेरे सेशंस को लगातार देख रहे हैं तो बिलीव करिए कि आप इजीली स्कोर करेंगे। जिन टॉपिक्स पर मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कर रहा हूँ उन चीज़ों पर ध्यान दें। डिसेबिलिटी हो गया, समावेशी शिक्षा हो गया। अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो आप समझना कि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको पेपर 1 में हो या पेपर 2 में हो, CDP के जरूर देखने के लिए मिलेंगे। इस चीज़ को ध्यान देना। डिसेबिलिटी से भी हो सकते हैं, समावेशी शिक्षा से भी हो सकते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कई बार प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेके आ रहा हूँ। तो भाई थ्योरी चैप्टर भी करा चुका हूँ, तो और क्या लोगे यार? कमेंट तक तो आप करते नहीं हो कि हाँ सर बात सही है, समझ में आ रहा है। मानसिक विकलांगता वाले बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण तकनीक सबसे उपयुक्त है? प्रत्यक्ष शिक्षण, समूह शिक्षण, विशेष शिक्षण या फिर स्वतंत्र शिक्षण? तो देखो क्या है मानसिक मंदता। मानसिक मंदता क्या होता है? जिसमें बच्चे का मस्तिष्क में जो है विकार उत्पन्न होते हैं, है ना। तो ऐसे बच्चों को हम मेंटली रिटार्ड बोलते हैं, मानसिक मंद बालक बोलते हैं। इनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है? औसत बच्चों से काफ़ी कम होती है इनकी बुद्धि लब्धि, जिसको हम क्या बोलते हैं? IQ बोलते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। और इसको निकालते कैसे है? फॉर्मूला क्या है? MA/CA × 100। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाए। मेंटल एज, मानसिक आयु और क्रोनोलॉजिकल आयु से इसको भाग करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो किसी भी बच्चे की आप IQ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मानसिक विकलांगता जो है, विशेष शिक्षा की मदद से आप इन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इनको पढ़ाने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? विशेष शिक्षा का इस्तेमाल करना जो होता है, क्योंकि ये विशेष बालक हैं। तो यहाँ पर इनके लिए विशेष शिक्षा, विशेष तकनीक का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। बेशक हम इनको समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समावेशी शिक्षा में इनको हम इंक्लूड करते हैं, लेकिन इन पे हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। क्लियर बात? नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8। अब आ गया देख लो इंटेलिजेंस से क्वेश्चंस। त्रि आधारित बुद्धि सिद्धांत के अनुसार कौन सा घटक बुद्धिमत्ता का हिस्सा है? तो ट्राइआर्किक थ्योरी किसने दी है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ट्राइआर्किक थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, यानी कि त्रिबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। और त्रिबुद्धि का सिद्धांत जो है स्पीयरमैन ने दिया है, चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया है। नेक्स्ट बताओ तो कौन कौन सी आती है इसमें? एनालिटिकल आती है, एनालिटिकल बुद्धि आती है, और प्रैक्टिकल आती है और क्रिएटिव आती है। हिंदी में देख लें, एनालिटिक यानी कि विश्लेषणात्मक बुद्धि, ठीक है, प्रयोगात्मक बुद्धि, और क्रिएटिव यानी कि निर्माणात्मक, है ना, निर्माण, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें क्या हैं? ये हमारे पास 3 बुद्धि के घटक हैं। अब आपसे पूछा त्रिआर्किक बुद्धि के अनुसार कौन सा घटक बुद्धिमत्ता का हिस्सा है? व्यवहारिक बुद्धि, संज्ञानात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि। क्रिएटिव को हम निर्माण या रचनात्मक बोल सकते हैं, ठीक है। तो 8 के लिए क्या राइट आंसर हो गया? उपयुक्त या डी, उपयुक्त सभी। तो डी के डी मतलब सारे के सारे त्रिआर्किक बुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धिमत्ता का
यानी कि व्यवहारिक बुद्धि भी हो सकती है, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक बुद्धि भी होती है, जैसे एनालिटिकल में जो संज्ञानात्मक बुद्धि आती है, रचनात्मक बुद्धि आ गई आपकी, क्रिएटिव में आ गई, व्यवहारिक बुद्धि आ गई यानी कि प्रैक्टिकल आ गया, प्रयोगात्मक जिसको हम बोल रहे हैं। तो उपयुक्त सभी तीनों के तीनों जो है हमारी क्या है, ट्राइआर्किक बुद्धि का सिद्धांत है। ठीक है, किसने दिया है कमेंट करके बताना भाई, ट्राइआर्किक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है या फिर विलियम स्टर्न ने दिया है, तो आपको बताना है इसमें। बच्चों में डिसलेक्सिया किस प्रकार की सीखने की विकलांगता है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी में आप लोगों को करा चुका हूं, अधिगम संबंधी विकार जिसको बोलते हैं, तो ये हम वहां से लिया गया है, लर्निंग डिसेबिलिटी का क्वेश्चन है। गणितीय समस्याओं में कठिनाई, लिखने में कठिनाई, पढ़ने में कठिनाई, सुनने में कठिनाई। बच्चों में डिसलेक्सिया किस प्रकार का, डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है कि भाई डिसलेक्सिया लिखने संबंधित पढ़ने संबंधित जो विकार होता है वो डिसलेक्सिया आ जाता है। ठीक है, डिसलेक्सिया मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। गणितीय में क्या आता है, डिसकैलकुलिया। ठीक है, कैलकुलिया मैंने आपको बताया था, कैलकुलिया कैलकुलस जो होता है वो मैथ्स का सब्जेक्ट होता है, कैलकुलस, इससे आप समझ सकते हो, तो गणितीय संबंधी विकार हो गया। लिखने में डिसग्राफिया, मैंने आपको ये भी बताया था, कैसे समझोगे, किन ट्रिक से, डिसग्राफिया, GRAPHIA, ग्राफिया। ग्राफिया को आप ग्राफ में कन्वर्ट कर लो, ये आ गया आपका ग्राफ। अब ग्राफ को आप क्या करते हो, ड्रॉ करते हो, तो इससे आप समझ सकते हो जो चीज़ आप ड्रॉ कर रहे हो यानी कि लिख रहे हो, तो ये लिखने संबंधित हो गया। पढ़ने संबंधी कठिनाई क्या कहलाती है, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया है ना, सिलेक्सिया यानी कि सलाइवा, तो आप समझ सकते हो बोलकर पढ़ना। तो इस तरीके से आप चीज़ों में ट्रिक बिठाकर याद कर सकते हो, क्योंकि कई बार अगर आप इनको ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 9 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 आ गया, ध्यान अभाव और अति सक्रिय विकार जिसको ADHD बोलते हैं से पीड़ित बच्चों में मुख्य रूप से कौन सा होता है। ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, गणना करने में कठिनाई, लिखावट में समस्या, भाषा समझने में कठिनाई। तो देखो क्या है, ADHD अति सक्रिय विकार, अटेंशन डिफिक्ट, हाइपर डिसएक्टिविटी, यानी कि अटेंशन डिफिक्ट का मतलब ध्यान केंद्रित ना कर पाना। ध्यान केंद्रित करने में जब समस्या आती है तो उसे हम क्या, उन बच्चों को हम क्या, कौन सी कैटेगरी में डालते हैं, ADHD में डालते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई है ना, और बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, सक्रिय, अति सक्रिय मतलब कि बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं इस प्रकार के बच्चे। ध्यान भी उनका अटेंशन स्पैन जो है, ध्यान केंद्रित करने का समय अवधि बहुत कम होती है। दूसरा, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। तो इस प्रकार के बच्चों को हम ADHD स्टूडेंट्स बोलते हैं। गणितीय या गणना करने में कठिनाई लर्निंग डिसेबिलिटी का पार्ट है, और लर्निंग डिसेबिलिटी में कौन सा आ गया, अभी मैंने आपको बताया था, डिसकैलकुलिया आ गया। लिखावट में समस्या किस में आ गया आपका, डिसग्राफिया हो गया। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस और में जो ऑप्शंस आते हैं उनको ज़रूर ध्यान रखें, वहाँ से आप अपना प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 11। सुदृढ़ीकरण सिद्धांत के अनुसार कौन सा कारक प्रेरणा को बढ़ाने में सहायक होता है। सुदृढ़ीकरण यानी कि जो रेनफोर्समेंट होता है, सकारात्मक प्रतिक्रिया, नकारात्मक प्रतिक्रिया, तटस्थ प्रक्रिया या सभी प्रकार की प्रक्रिया। तो देखो सुदृढ़ीकरण रेनफोर्समेंट के सिद्धांत के अनुसार कौन सा प्रेरणा को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव प्रक्रिया है, पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट जिसको हम बोलते हैं, या पॉजिटिव रिस्पॉन्स जिसको हम बोल रहे हैं। प्रतिक्रिया तो मतलब रिस्पॉन्स होता है ना, तो पॉजिटिव हो गया यहाँ पर। तो सकारात्मक प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर बात की गई है जिससे सुदृढ़ीकरण मिलता है। ठीक है, सुदृढ़ीकरण समझा चुका हूँ थ्योरी वाले चैप्टर्स में, जाकर चेकआउट कर लेना क्या होता है रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 12। आत्म प्रभारिकता जिसको सेल्फ इफिशिएंसी बोलते हैं, इफिशिएंसी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। वॉटसन है, बेंड्यूरा है, पियाजे हैं या फिर मैस्लो हैं। देखो आपसे अगर हम बात करें तो पियाजे आप यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हो। पियाजे आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी है इनकी, तो ये तो होगा नहीं भाई। सेल्फ इफिशिएंसी के जो प्रवर्तक हैं ये तो है नहीं, इसको तो यहाँ पर क्रॉस कर दो। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, मैस्लो आपको पता है अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, यानी कि मोटिवेशन का है, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन देते हैं ये, हायरार्की ऑफ नीड्स इन्होंने दी है अभिप्रेरणा। अब बचे क्या, वॉटसन बचे हैं और बेंड्यूरा बचे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जो है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। तो देखो बेंड्यूरा ने क्या कहा है, आत्म प्रभाविकता के बारे में बेंड्यूरा ने
बताया है, ये इसके प्रवर्तक हैं। और बेंड्यूरा अभी हमारा पेंडिंग चल रहा है। भाई मुझे पता है कौन कौन से अभी चैप्टर और थ्योरी चैप्टर जो अभी हमें कराने हैं, स्टडी करने हैं। तो बेंड्यूरा का थ्योरी चैप्टर अभी पेंडिंग है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं भाई 13 की ओर। समाजीकरण प्रक्रिया में किसका सबसे अधिक महत्व होता है, ये आपसे पूछा गया। स्कूल, परिवार, धर्म या मीडिया। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने पीछे भी पूछा था, उसमें मैंने ऑप्शन चेंज कर रखे थे। वहाँ माता पिता था, यहाँ पर क्या कर दिया हमने, स्कूल कर दिया, परिवार कर दिया, धर्म कर दिया और मीडिया वहाँ पर भी था। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास, देखो परिवार आ गया हमारे पास। तो परिवार में क्या आ गए, माता पिता आ गए, माता पिता आ गए। तो देखो इसको किस तरीके से मॉडिफिकेशन किया गया, वहाँ डायरेक्ट माता पिता लिख दिया था, अब यहाँ परिवार लिख दिया। तो समाजीकरण की सबसे अधिक महत्व जो है पहले परिवार का होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ में। प्लेटो का मानना था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। जो प्लूटो थे उनका क्या मानना था, ज्ञान प्राप्ति का होना चाहिए, नैतिकता का विकास, सामाजिक कौशलों का विकास या आत्म प्राप्ति। तो राइट आंसर है हमारे पास, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नैतिकता का जो विकास करना था वो प्लूटो के अकॉर्डिंग मानना था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कि मोरालिटी को डेवलप किया जाए, यानी कि मॉरल डेवलपमेंट किया जाए, नैतिक विकास किया जाए। ठीक है, और मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी किसकी है, कोहलबर्ग के द्वारा दी गई है। सारे चरण मैंने आपको इसके बताए थे। नेक्स्ट बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 15, बालक के भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है। आनुवंशिकता है भाई, माता पिता की शिक्षा है, सामाजिक वातावरण है या स्कूल की शिक्षा है। तो क्या पूछा गया है आपसे, बालक के भाषा विकास में कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, तो ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक वातावरण इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाषा महत्वपूर्ण या कारक जो होता है वो सामाजिक वातावरण होता है। अब सोशल वातावरण में सबसे पहले कौन आ जाते हैं भाई, जैसे फैमिली आ जाती है, पूरी फैमिली आ जाती है। फैमिली में कोई भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकते हैं, दादा दादी भी हो सकते हैं, नाना नानी भी हो सकते हैं, चाचा चाची भी हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली है या बड़ी फैमिली है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि भाषा विकास जो है कहाँ से शुरू हो जाता है, सामाजिक वातावरण से स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन आता है 16, किस उम्र के दौरान बालक की संज्ञानात्मक क्षमताएं सबसे तेज गति से विकसित होती हैं। बर्थ से 2 साल तक, 2 से 7 साल तक या 7 से 11 साल तक या 11 से 15 साल तक। आपसे क्या पूछा गया है, संज्ञानात्मक क्षमताएं यानी कि कॉग्निटिव एबिलिटीज। ये प्याजे से लिया गया क्वेश्चन है भाई। तो कॉग्निटिव एबिलिटीज सबसे ज्यादा कौन से काल में विकसित होती हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जब 2 से 7 साल का बच्चा होता है। और ये कौन सा है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज इसको बोला जाता है। दूसरा चरण है, स्टेज कौन सी है पियाजे के अनुसार, स्टेज है 2। पहली कौन सी आती है हमारी, संवेदी मोटर अवस्था, संवेदी सेंसरी मोटर स्टेज जिसको हम बोलते हैं, ये हो गया प्री ऑपरेशनल स्टेज। और तीसरी क्या है, कॉन्क्रीट ठोस चरण जिसको बोला जाता है। और लास्ट क्या है, फॉर्मल ऑपरेशन औपचारिक अवस्था जिसको बोला जाता है, आंधी तूफान की अवस्था जिसको बोला जाता है, एडोलसेंस जहां पर आता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, संज्ञानात्मक क्षमताएं जो विकसित हो रही हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 2 से 7 साल में संज्ञान जो है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है बहुत तेजी के साथ विकसित होना स्टार्ट हो जाता है। पूर्ण रूप से कार्य करना कहाँ शुरू कर देता है, तीसरी अवस्था में पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू कर देता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 17, देखते हैं। अधिगम सिद्धांत में सुदृढ़ीकरण किस सिद्धांत का हिस्सा होता है। सुदृढ़ीकरण रेनफोर्समेंट व्यवहारवाद में है, निर्माणवाद में है, संज्ञानात्मक सिद्धांत में है या मानवतावादी सिद्धांत में इसको रखा गया है। तो सुदृढ़ीकरण हमें पता है, रेनफोर्समेंट हम क्यों देते हैं, बिहेवियर को चेक करने के लिए। बिहेवियर यानी कि किस तरीके का बर्ताव है बच्चे का, रिएक्शंस क्या आ रहे हैं, यानी कि रेस्पॉन्स क्या आ रहा है, रेस्पॉन्स प्रतिक्रिया क्या आ रही है। सुदृढ़ीकरण तो व्यवहारवाद में आ जाएगा ना, बिहेवियरिज्म में जिसमें हम पावलाव बात करते हैं, ठीक है, जिसमें पावलाव बात कर रहे हैं, जिसमें स्किनर बात कर रहे हैं, तो वे बिहेवियरिज्म की थ्योरी है ये। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन 18, अनुकरण जिसको हम मॉडलिंग कहते हैं। सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, व्यवहार में पुनरावृत्ति करके, पुरस्कार एवं दंड से, दूसरों को देखकर या फिर अनुभवों के माध्यम से। तो मॉडलिंग अनुकरण करना यानी कि दूसरों को देखकर सीखना, इमिटेशन जिसको बोलते हैं। तो मॉडलिंग भी इसको कहा जाता है। मॉडलिंग के सिद्धांत के अनुसार बच्चे दूसरों को देखकर ऑब्जर्व कर जो सीखते हैं, तो वो यहाँ पर अनुकरण कहलाता है। ऑब्जर्व करना या देखकर सीखना, वो सारी चीजें अनुकरण मॉडलिंग सिद्धांत के अनुसार आ जाती हैं। तो लर्निंग का ये एक मेथड होता है जिसमें बच्चे ऑब्जर्व करते हैं सामने वाला क्या कर रहा है, टीचर्स को देखते हैं, अपने आइडियल्स को देखते हैं, अपने एल्डर्स को देखते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे सीडीपी के क्वेश्चंस। आई होप आपको प्रैक्टिस करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं थ्योरी चैप्टर्स में, उसका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो गया होगा। अगर आपको क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आए, रिवीजन आए, कितने क्वेश्चंस आपने अभी तक सही किए, कमेंट कर देना। मिलेंगे एक और नए थ्योरी चैप्टर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।